ग्लाइकोलिसिस के बाद जो हमारे पास टोटल आउटपुट मिला है, हमने 2 रिएक्शंस कर लिए बेटा, एक ग्लाइकोलिसिस कर ली है और एक लिंक रिएक्शन कर ली है। तो मैं एक बार सिर्फ सीक्वेंस बता देती हूँ, फिर हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये ग्लाइकोलिसिस था बच्चों। ग्लाइकोलिसिस से मुझे कितना एटीपी और कितने एनएडीपीएच मिले हैं? दो एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है और इसी के साथ साथ 2 एनएडीपीएच का फॉर्मेशन हुआ है। ये याद करें ज़रा एक बार, क्या आपने ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी 2 एनएडीएच का फॉर्मेशन पढ़ा था, है ना? और ये प्रोसेस कहाँ हो गई थी बेटा? ये प्रोसेस मेरे सेल के साइटोप्लाज्म में हो गई थी। तो सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस हुआ और उसके बाद हुई मेरे पास क्या? लिंक रिएक्शन। मैं इसको सीधा लिंक रिएक्शन लिख देती हूँ। तो ये ग्लाइकोलिसिस होने के बाद लिंक रिएक्शन हुआ है और इस लिंक रिएक्शन में क्या हो गया है, जो भी प्रोडक्ट मिला है वो लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट मेरे पास था NADH। ठीक है, ये सॉरी दिस इज NADH। तो NADH जो है दैट वाज द प्रोडक्ट ऑफ लिंक रिएक्शन। ये NADH लिखा मैंने, देख लीजिए एक बार, लिंक रिएक्शन कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म में होगी। और लिंक रिएक्शन होने पर मुझे जो प्रोडक्ट मिले थे वो एक एसिटाइल कोई एक बार एक पायरुविक एसिड से और 2 पायरुविक एसिड से मेरे पास 2 एसिटाइल कोए। फाइन। अब ये जो NADH था, ये NADH मेरा एंटर करेगा किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेगा। वैसे तो सेल के साइटोप्लाज्म में सारी चीज़ें हो रही हैं, ये NADH अब जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करने वाला है, मतलब ये NADH प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा। कुछ प्रोटॉन्स को अंदर भेजना और कुछ प्रोटॉन्स को मुझे बाहर भेजना। तो बेसिकली क्या होगा बच्चों, ये NADH का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। अब सपोज मैं इसे ATP के इक्विवेलेंट काउंट करूँ, ये NADH एंटर करेगा क्रैब साइकिल में, है ना? क्रैब साइकिल में क्रैब साइकिल कहाँ होगी बेटा? मैट्रिक्स में होगी। एसिटाइल कोए से एक NADH बनेगा और वो NADH अलग है, प्लस क्रैब साइकिल से मेरे पास 3 NADH बनेंगे, है ना? ये अब तक का आउटकम है मेरे पास। एक FADH2 बनेगा, FADH2, और एक क्या बनेगा बेटा? GTP या ATP, किसी के भी इक्विवेलेंट मान ले। देख ले ज़रा आप, क्या यही सीक्वेंस हमने फॉलो किया था कि कितने NADH मिलेंगे, कितने FADH और कितने ATP? आप FADH भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है FADH2 लिखें। FADH इज ऑल्सो करेक्ट, है ना? ये FADH है, दिस इज D। ठीक है, तो ऐसे करके आप जरा टोटल इक्विवेलेंस काउंट कर लें, आप खुद काउंट कर लें। 1 ATP इज इक्विवेलेंट टू 1 ATP और 2 NADH इज इक्विवेलेंट टू 6 ATP, राइट? चलिए मैं ऐसे कर देती हूँ। एक NADH से बेटा 3 ATP, इन्हें आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो यू विल गेट ओवरऑल कितने ATP? 6 ATP मॉलिक्यूल्स। तो 6 और ये 2, इन दोनों को मिला दें तो टोटल कितने ATP हो गए मेरे पास? 8 ATP। सो 6 + 2, ये टोटल कितने ATP हो गए? 8 ATP मॉलिक्यूल्स। फाइन। उसके बाद लिंक रिएक्शन में एक NADH बना है तो एक NADH इक्वल्स टू 3 ATP, ये 3 ATP का जनरेशन हो गया। यहाँ 3 NADH इज इक्वल्स टू 9 ATP मॉलिक्यूल्स। 3 NADH इज इक्वलेंट टू 9 ATP मॉलिक्यूल्स, है ना? 1 FADH इज इक्वल्स टू 2 ATP मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे 2 ATP हो गए और एक ATP, मतलब एक ही ATP हम काउंट करेंगे। तो अब तक ये आउटकम है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, जितना भी NADH है वो तो मेरे पास बार बार रीजनरेट करना है बेटा। क्यों? क्योंकि NADH हर जगह हर साइकिल में इन्वॉल्व है ना? कैसे इन्वॉल्व है देख लेते हैं एक बार। मैं इरेज कर रही हूँ ये सारी चीज़ें, अब आपको लिंक करके बता रही हूँ कि ये NADH मुझे कहाँ कहाँ पे लगेगा। सपोज ये मेरा सेल है, सेल के अंदर सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया के ये अंदर मैंने बनाया है क्रिस्टे। क्रिस्टे मतलब इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच इज़ बाइफर्केटेड इनटू मेनी फोल्ड्स। ये बहुत सारे फोल्ड्स में कन्वर्टेड है, राइट? अब देखो क्या प्रोसेस हुई थी बेटा, ये यहाँ पे कहीं पे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस हुआ था। ग्लाइकोलिसिस से मुझे पायरुविक एसिड मिला था। पायरुविक एसिड से मैंने 2 एसिटाइल कोए बना लिए थे, है ना? एसिटाइल को एंजाइम A। ये एसिटाइल कोए कहाँ पे एंटर करेंगे बेटा? क्रैब साइकिल में। ये क्रैब साइकिल में एंटर कर गए।
है ना। अब जो NADH यहाँ पे रिलीज हुए हैं साइटोप्लाज्म में, वो NADH मुझे इलेक्ट्रॉन को पंप करने में मदद करेंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन को पंप कहाँ से कहाँ करेंगे बेटा, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लगे हुए हैं, है ना। सॉरी, कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस है, सपोज दिस इज 1, यहाँ पे बीच में होता है मेरे पास 2, तो चलो 2 को भी मैं अभी ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसी को मैं 2 मार्क कर देती हूँ। अभी और डिटेल में बताऊंगी मैं आपको 2 कहाँ पे है, 2 3 सॉरी 4, ऐसे मेरे पास 4 कॉम्प्लेक्सेस हो गए हैं बेटा। तो अब ये 4 कॉम्प्लेक्सेस में NADH क्या मदद करेगा, NADH इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ, सॉरी प्रोटॉन्स को अंदर की तरफ पंप करने में मदद करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा इन एक एक इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर से इलेक्ट्रॉन होता होता डाउन द हिल जाएगा, और डाउन द हिल जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन समवेयर इस लास्ट कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचने के बाद ये इलेक्ट्रॉन किससे मिल जाएगा बेटा, हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, है ना। और हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन होने के बाद, इसमें प्रोटॉन्स भी ऑफ कोर्स इन्वॉल्व है, ये इन्वॉल्व होने के बाद, जुड़ने के बाद अल्टीमेटली मुझे क्या मिल जाएगा, पानी। ठीक है, ये मेटाबॉलिक वाटर कहलाता है। ये मेटाबॉलिक वाटर बेटा हमने कब बनाया है, जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को डाउन द हिल ट्रैवल करवाया है। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा तो साथ के साथ प्रोटॉन्स का भी मूवमेंट होगा, और ये प्रोटॉन्स का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा बेटा, दिस इज मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच की गैप है, दिस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, है ना। और उसके बाद ये क्या है मेरे पास, ये आउटर मेम्ब्रेन है। तो हमारे पास 3 जगहों पर प्रोटॉन्स का एक्सचेंज होना है। सेल के बाहर भी जाएगा प्रोटॉन, सेल ऑर्गेनल के बाहर भी जाएगा प्रोटॉन, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भी जाएगा, लेकिन पहले तो मुझे मैट्रिक्स के प्रोटॉन्स को पुश करके कहाँ डालना है, इनर और आउटर मेम्ब्रेन के जो बीच की स्पेस है विच इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मुझे वहां पर किनको डालना है, प्रोटॉन्स को पंप करके डालना है। आई बात समझ में। अच्छा, ऐसा क्यों ज़रूरी है, ज़रा सोच के देखो। बहुत सारे प्रोटॉन्स अगर यहाँ पर हो जाएंगे तो पूरे सेल ऑर्गेनल की मैट्रिक्स का एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा, हाईली एसिडिक, और ये एसिडिक एनवायरनमेंट हमें प्रिवेंट करना है, या इस एसिडिक एनवायरनमेंट को मुझे अवॉइड करना है, राइट। तो मुझे देख लो आप एक बार पूरा स्कीम एक बार ध्यान से देख लो कि पूरे स्कीम में हमें क्या समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए आपका प्रोटॉन मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के ज़रूरत से ज़्यादा प्रेजेंट है, तो इट क्रिएट्स एन एसिडिक एनवायरनमेंट देयर, और वो जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसके कारण सेल की दूसरी एक्टिविटीज़ जो है वो डिस्टर्ब होंगी। तो मुझे क्या करना है बेटा, मुझे इन प्रोटॉन्स को यहाँ से कम करना है और उन्हें बाहर की तरफ भेजना है, सो दैट मैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को, सॉरी फंक्शन को मेंटेन करके रख सकूँ। आई बात समझ में। तो मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, जिन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, है ना बेटा, प्रोटॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। लेकिन खास बात क्या है, इन कैरियर्स के पास कुछ चैनल्स हैं, है ना। तुमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तुमने इंट्रिंसिक प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा है ना। क्या होते हैं ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का मतलब होता है जो मेम्ब्रेन के बीच में ऐसे बड़े बड़े प्रोटीन्स लगे हुए हैं, है ना। ये तुम्हारी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हो गई बेटा, और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में एक बड़ा सा प्रोटीन फिक्स्ड है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है ना, वही इंट्रिंसिक प्रोटीन मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, टोटल 4 कॉम्प्लेक्सेस है बच्चों मेरे पास, और ये जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं ये सब क्या हैं, ये सिर्फ प्रोटॉन्स को ट्रैवल करवाने वाले इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, जो मेम्ब्रेन में टॉप टू बॉटम फिक्स्ड हैं, एम्बेडेड हैं। आई बात समझ में। तो इनकी मदद से हम प्रोटॉन्स को ट्रैवल करवाएंगे। तो जितने भी प्रोटॉन्स मैट्रिक्स में हैं, इन प्रोटॉन्स को हम पंप करके कहाँ डालेंगे, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में डालेंगे। यहाँ पे प्रोटॉन्स का नंबर कंपैरेटिवली ज़्यादा होता जाएगा, और जैसे जैसे प्रोटॉन्स का नंबर यहाँ पे बढ़ाओगे, ये प्रोटॉन जब यहाँ पे प्रेजेंट कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट कुछ जो स्पेशल पार्टिकल्स हैं जिन्हें मैं F0 F1 पार्टिकल्स बोलती हूँ, ठीक है, ये ऑक्सीजोम्स है बेटा, है ना।
पर ऑक्सीजोम नहीं, पर ऑक्सीजोम सेल ऑर्गेनल होता है, ये ऑक्सीजोम है। तो ये प्रोटॉन जब यहाँ से शूट होंगे ना बेटा अंदर की तरफ, जब ये निकल के जाएंगे, ये यहाँ से 2 प्रोटॉन सपोज मैंने चैनलाइज किए, तो ये प्रोटॉन जब बाहर निकलेंगे ये एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ट्राइफॉस्फेट में। कैसे, देखो ये मेरे पास ADP प्लस PI था, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट था, साइटोप्लाज्म से एक फॉस्फेट उठाएंगे और तुरंत इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, ATP में। आई बात समझ में? क्योंकि अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है बेटा, तो इसलिए ये मेरी प्रोसेस क्या हो गई, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या पड़ गया बच्चों, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मतलब क्या हुआ बेटा, अगर मान लीजिए प्रोटॉन्स को आप यहाँ से पंप करेंगे, तो प्रोटॉन्स को जब आप पंप करेंगे F0 F1 पार्टिकल्स के थ्रू, तो यहाँ पर जो भी फॉस्फेट साइटोप्लाज्म में अवेलेबल होगा उस फॉस्फेट से ADP क्लब हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा और मुझे ATP मिल जाएगा। ये मैंने बैकग्राउंड क्रिएट किया है, अभी मैंने एग्जैक्ट प्रोसेस पे नहीं आई हूँ, अभी सिर्फ आपको पूरा थीम समझा रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे होती है। बेटा बहुत टफ टॉपिक है, यूजुअली आपको नहीं समझ में आता है कि क्यों प्रोटॉन ले रहे हैं, फिर क्यों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, वापस से प्रोटॉन को हम भेज रहे हैं, तो ये पूरी प्रोसेस चल क्यों रही है, माजरा क्या है आखिर, है ना। तो यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक है, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को जब हम चैनलाइज करते हैं तो उससे जो एनर्जी जनरेट होती है उस एनर्जी को मैं यूज़ करती हूँ, या प्रोटॉन्स को जब आप एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन में भेजते हैं तो जो एनर्जी जनरेट होती है उस एनर्जी को मैं यूज़ करती हूँ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैवल करवाने में। ये इलेक्ट्रॉन्स आगे चल के ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके मेटाबॉलिक वाटर बना देते हैं, जो मैंने अभी आपको रिएक्शन बताई थी, आगे एक बार और बताने वाली हूँ। और जो प्रोटॉन्स हैं वो इस F0 F1 पार्टिकल से निकल कर क्या बना देते हैं, ATP। आई बात समझ में? मेरा बेसिक पर्पस क्या था बेटा, यहाँ पे मेन पर्पस था मेरा NADH को ऑक्सीडाइज करना और इसके अलावा ATP का फॉर्मेशन करना। मेटाबॉलिक वाटर तो बन गया है प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट। आई बात समझ में? तो ओवरऑल स्कीम क्या रहेगा, ये पूरा स्कीम रहेगा। इसमें से जो एक्स्ट्रा जो प्रोटॉन्स मैंने लिखे हैं वो हटा देती हूँ फिलहाल, कुछ एक और चीज़ बता रही हूँ मैं आपको, समझना मेरी बात को ध्यान से। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इस NADH की रिकवरी भी मेरे लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी इम्पॉर्टेंट इसका जनरेशन था। तुमने जो भी NADH बनाया है इसमें से कुछ NADH तो अपने प्रोटॉन्स को यहाँ पे भेज देगा, बचा हुआ NADH वापस से क्रैब साइकिल के लिए रीजनरेट होगा, लिंक रिएक्शन के लिए रीजनरेट होगा बच्चों, और इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस के लिए भी रीजनरेट होगा। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर तुमने NADH को रीजनरेशन पे नहीं डाला, NADH को एग्जॉस्ट कर दिया, तो फाइनली पता क्या होगा, आपका जो पूरा प्रोसेस है वो कोलैप्स हो जाना है। ये कोई भी प्रोसेस नहीं होने वाली है। आई बात समझ में? तो जब भी आप ये प्रोसेस करेंगे, आप ये इंश्योर करेंगे कि NADH इज अवेलेबल टू रेस्ट ऑल द प्रोसेस एज अ बाय प्रोडक्ट, सॉरी एज अ रॉ मटेरियल। तो क्रैब साइकिल में भी NADH एंटर हो जाएगा, इधर एसिटाइल कोई मतलब लिंक रिएक्शन में भी हो जाएगा, और ग्लाइकोलिसिस में भी NADH का वापस से रोल हो जाएगा। प्लस ये मेरा NADH यहाँ पे तो अवेलेबल है ही। तो NADH के प्रोटॉन्स को मैं बस यहाँ से लेकर वहाँ डालने वाली हूँ। इस दौरान जो एनर्जी यूज़ होगी बच्चों, उसको मैं यूज़ करूँगी इलेक्ट्रॉन्स को डाउन द हिल ट्रैवल करवाने के लिए। एक एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा छोड़ेगा, पकड़ेगा छोड़ेगा। फाइन, मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन आप एक्सेप्ट करेंगे तो एक प्रोसेस होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तब एक प्रोसेस होगी। तो कंटिन्यूसली देयर विल बी एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, मतलब the entire sequence of reaction here would be redox। आई बात समझ में? तो अब देखते हैं प्रोसेस कैसे होती है बेटा। ये एक मैंने सिर्फ आपको स्कीमेटिक बताया है, ये ओवरऑल पिक्चर है, एक ओवरऑल डायग्राम है जिसे आप बहुत अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। कोई एक पाथवे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक कैरियर से दूसरे कैरियर में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, उसे मैं बोलती हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में किसी एक कैरियर से दूसरे, तीसरे, चौथे, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं, वी कॉल इट एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS, है ना, और ETC भी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ पे ये मेरे पास अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस है। ये मेम्ब्रेन है बेटा, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ये मेरे पास, सॉरी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इसमें दिस इज कॉम्प्लेक्स 1,
यहाँ पे यूबीक्यूनॉन है, दिस इज कॉम्प्लेक्स 2, ये कॉम्प्लेक्स 3 है मेरे पास जो कि मेम्ब्रेन में फंसा हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स 4 है, एंड फाइनली दिस इज माय एटीपी सिंथेज मशीनरी, मतलब F0 F1 पार्टिकल, ये इसका F1 फेज है और ये इसका F0 है। जो F0 है वो मेम्ब्रेन में फिक्स्ड है और F1 किस तरफ एक्सपोज्ड है, मेम्ब्रेन के अपोजिट तरफ, राइट तो ये मेरे पास साइटोक्रोम्स की पोजीशन है, प्लस या यूं कह लूँ कॉम्प्लेक्सेस की पोजीशन है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कहाँ आएगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 4 वी हैव डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, यू कैन जस्ट लुक एट देम, राइट तो ये जितने भी कॉम्प्लेक्सेस मेरे पास प्रेजेंट है बेटा, ये कॉम्प्लेक्सेस अल्टीमेटली एक पूरी एंटायर प्रोसेस करने वाले हैं। अब थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट और बताऊंगी मैं आपको, समझना मेरी बात को। लोकेशन से शुरू करती हूँ मैं, इट इज इन द मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नॉट मैट्रिक्स, आई एम सो सॉरी, इट इज इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अभी देखा ना अपन ने कि दोनों मेम्ब्रेन के बीच में वो जो मेरे पास रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन, ये क्रिस्टे हो गए, है ना, और वो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं, जो कैरियर्स हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, इस तरीके से, ठीक है। तो हम बुक्स में कैसा बनाते हैं इसको, ये ऐसा हमने कॉम्प्लेक्सेस बनाए, दिस इज सपोज आउटर इन्वायरमेंट, दिस इज इनर मेम्ब्रेन स्पेस, मैं इसे अब शॉर्ट में लिख देती हूँ IMS, इनर मेम्ब्रेन स्पेस IMS, है ना, एंड दिस इज मैट्रिक्स। तो अब पूरे सारे कॉम्प्लेक्सेस कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, वो कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे प्रेजेंट है इस तरीके से, है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है, ये तीसरा कॉम्प्लेक्स रहेगा और ये यहाँ पे क्या रहेगा, चौथा कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्सेस मेरे पास मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, राइट। अब एक चीज समझो, Fe3 पॉजिटिव आयन Fe2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो सकता है और Fe2 पॉजिटिव आयन Fe3 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो सकता है। क्यों पढ़ रहे हैं, समझना मेरी बात को, क्योंकि अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स या प्रिंसिपल्स में पूरी साइकिल में यूज करने वाली हूँ। तो Fe3 पॉजिटिव आयन ने जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, रिडक्शन हो गया, इसका रिड्यूस हो गया, और ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, राइट। तो Fe3 से Fe2 बनना इज रिडक्शन, है ना, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्या बन जाएगा, Fe3 पॉजिटिव आयन, ये इसका रिड्यूस्ड फॉर्म हो गया, Fe2 पॉजिटिव क्या हो गया, इसका रिड्यूस फॉर्म हो गया, है ना, और ये क्या हो गया, इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म। एक बार ध्यान से देख लो, इसे समझ लो, क्या लिखा है हमने, कौन सा फॉर्म ऑक्सीडाइज्ड है और कौन सा फॉर्म रिड्यूस्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ऑक्सीडेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो रिडक्शन हो गया। तो दिस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इट मेक्स इट रिडॉक्स, सो दिस इज व्हाट इज योर रिडॉक्स रिएक्शन। आई बात समझ में। ऐसे ही सॉरी, ये मेरे पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में कंटिन्यूसली रिडक्शन ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस होंगी। दिस इज कॉम्प्लेक्स 1, दिस इज कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 2 बहुत छोटा होता है, 3 है, और दिस इज कॉम्प्लेक्स 4। ऐसे मेरे पास 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं और यहाँ पे फाइनली मेरे पास होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कंपाउंड, है ना, और कुछ भी नहीं है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कंपाउंड बेटा, इट इज ओनली एंड ओनली योर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द ओनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कंपाउंड विच इज प्रेजेंट हियर। जो आपको ध्यान रखना है, टर्मिनल ऑक्सीडेशन होता है कहाँ पे, ऑक्सीजन की मदद से, बाद में पढ़ेंगे अपन, अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखें। तो एक बेसिक लेआउट हो गया, लोकेशन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गई, है ना, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, है ना, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स का। क्यों बेटा, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर क्या किसी प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल में ऐसा कौन सा सेल है जिसके पास सेल ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया या मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। इज इट आरबीसी, यस इट इज आरबीसी, है ना। आरबीसी एक प्रोकैरियोटिक सेल है यूकैरियोटिक बॉडी में, इसलिए इसे हम कॉर्पसल बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल। इसके अंदर भी ये प्रोसेस नहीं होगी।
कहाँ प्रोसेस होगी बेटा? सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में। स्पेसिफिकली जो आपके वॉलंटरी मसल्स के सेल हैं, हार्ट, लंग, लिवर, किडनी के सेल्स जो हैं, न्यूरॉन्स के सेल जो हैं, वहाँ पे सब जगहों पे ये प्रोसेस होगी। बस माइटोकॉन्ड्रिया होना ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के या चेन के जो एंजाइम्स है वो कहाँ लोकेटेड है? माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में, राइट? चलिए, तो फंक्शन देख लेते हैं बेटा। ओवरऑल माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली इस प्रोसेस का, ईटीएस का मेन फंक्शन क्या है? मैंने आपको बता दिया है। वैसे एनएडीएच और एफएडीएच का ऑक्सीडेशन इसका मेन पर्पस है। जो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे वो फाइनली ऑक्सीजन को पास ऑन किए जाते हैं। ये ऑक्सीजन टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया इस तरीके से। दिस इज टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कंपाउंड, है ना। उसके बाद ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, H2 है। दिस इज व्हाट इज रेफर्ड एज मेटाबॉलिक वाटर, है ना। ये प्रोसेस होती है, हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, तो चीज़ें अब आप लिंक कर पा रहे होंगे। क्यों होती है, कहाँ होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए कॉम्प्लेक्स 1 के बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है दैट इज NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। मतलब NADH से जो प्रोटॉन्स हैं वो पास ऑन होते हैं यूबी क्यूनॉन के पास में, ठीक है। और यूबी क्यूनॉन कहाँ लोकेटेड है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये मैंने इनर मेम्ब्रेन बताई है। दिस इज आउटर, है ना, एंड दिस इज IMS, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। इसके अलावा इस यूबी क्यूनॉन में एक मोबाइल कैरियर, यूबी क्यूनॉन जो है एक मोबाइल कैरियर होता है बिटवीन कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 3। मतलब ये मेरा कॉम्प्लेक्स 1 हो गया बेटा, दिस इज कॉम्प्लेक्स 1। यहाँ पे आया यूबी क्यूनॉन, फिर आया मेरे पास कॉम्प्लेक्स 3 सॉरी, है ना। तो कॉम्प्लेक्स 2 मैंने किसे बोल दिया? यूबी क्यूनॉन को बोल दिया। NADH जो है वो सबसे पहले अपना प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स 1 की तरफ पुश करता है। कॉम्प्लेक्स 1 का प्रोटॉन तो हमने ले लिया, लेकिन वहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है उसे लेकर जाने का काम करता है ये यूबी क्यूनॉन, विच इज़ UQ। देख लीजिए एक बार ध्यान से। तो यूबी क्यूनॉन जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा किसके तरफ? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ। कॉम्प्लेक्स 1 में मेरे पास स्पेसिफिकली जो प्रेजेंट है वो FMN है, विच इज फेरस सल्फेट कंटेनिंग FeS। तो कॉम्प्लेक्स 1 इज मेड अप ऑफ FMN एंड FeS। कॉम्प्लेक्स 3 इज मेड अप ऑफ साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, ठीक है। देखिए सॉरी, दिस इज साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, और इसके अलावा यूबी क्यूनॉन और फेरस सल्फेट। तो FeS एंड यूबी क्यूनॉन, इन 4 चीज़ों से मिलकर बना है मेरा कॉम्प्लेक्स 3। ऊपर आएगा साइटोक्रोम B, फिर आएगा साइटोक्रोम C1, और बीच में आएगा फेरस सल्फेट और यूबी क्यूनॉन। कॉम्प्लेक्स 1 में क्या आ जाएगा बेटा? FMN FeS, और कॉम्प्लेक्स 2 इज यूबी क्यूनॉन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 4 जो है द लास्ट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 4, पहले मैं सबको समराइज वे में बता देती हूँ, फिर हम PPT के हिसाब से भी चलेंगे। जो कॉम्प्लेक्स 4 है मेरे पास दैट इज साइटोक्रोम C। तो वो लास्टली जो प्रेजेंट है वो है साइटोक्रोम C। A1 A3 भी होता है, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। तो ये कॉम्प्लेक्सेस का अरेंजमेंट हो गया। यूबी क्यूनॉन, इनके बीच में हर बार एक मोबाइल एलिमेंट, एक मोबाइल कैरियर है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा और दूसरे को देगा, फिर लेकर जाएगा तीसरे को देगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को पास ऑन करने में मदद करता रहेगा। फिक्स्ड जो कैरियर्स हैं वो कौन से हो गए, जो मैंने बॉक्सेस में डाले हैं? कॉम्प्लेक्स 1, 3 एंड 4, दीज आर फिक्स्ड कैरियर्स। अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज माय ऑक्सीजन। क्या होगा बेटा यहाँ पे? टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ध्यान रखना है ये सारी बातें आपको। टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? इसी जगह पे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस है। तो अब देखिए, यूबी क्यूनॉन इज द मोबाइल कैरियर बिटवीन कॉम्प्लेक्सेस 1 एंड 3, ये जस्टिफाइड है, एंड ऑल्सो बिटवीन 2 एंड 3। मतलब इट हैज़ टू बी 3 एंड 4 एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आप इसे मोबाइल बना रहे हो तो ये 2 मान लिया जाएगा, लेकिन ओवरऑल दिस इज 3rd एंड 4th। तो यूबी क्यूनॉन देखो ये रहा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे डालेगा? साइटोक्रोम 4 में डालेगा। आई बात समझ में? So this is basically what is the process. Complex 2 जो है that is made up of succinate dehydrogenase, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सक्सीनेट से यूबी क्यूनॉन को पास होते हैं,
है ना। और FADH2 यूबिक्विनोन, मतलब पहले सक्सीनेट से यूबिक्विनोन में, सक्सीनेट से FADH2, या तो सक्सीनेट से डायरेक्टली आप यूबिक्विनोन को पास ऑन कर दीजिए, या फिर आप FADH2 से यूबिक्विनोन को पास कर दीजिए। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। और कॉम्प्लेक्स 2 क्या है मेरे पास, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है। दिस इज माय सेकंड कॉम्प्लेक्स, है ना, यूबिक्विनोन। देखिए ये मेरा सेकंड कॉम्प्लेक्स है। तो प्रोसेस कैसे हो रही है बेटा, ये यहाँ पे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में NADH अवेलेबल है। इस NADH का प्रोटॉन रिलीज हो गया, एक बारी में 2 पार्टिसिपेट करते हैं तो 2 प्रोटॉन्स अंदर जाएंगे बेटा। 2 प्रोटॉन्स जाएंगे तो 2 प्रोटॉन्स के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स भी जाएंगे, राइट। इन इलेक्ट्रॉन्स को तो हमारा FMN पकड़ लेगा और FMN कन्वर्ट हो जाएगा FES में, ठीक है। और वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा नेक्स्ट के पास में, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स के पास में, विच इज यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ये किस में कन्वर्ट हो गया है, यूबिक्विनोन H2 में। आई बात समझ में। प्रोटॉन्स का क्या हुआ बेटा, वो प्रोटॉन्स मैंने वहां से उठाए थे, मैट्रिक्स से उठाए थे, और कहाँ पे डाल दिए, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में डाल दिए, है ना। मतलब ये यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कौन सी हो गई, ये यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन आ गई। तो आउटर मेम्ब्रेन की तरफ मैंने उन प्रोटॉन्स को डाल दिया। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम यहाँ से एंटर तो 2 हुए थे, यहाँ पे हम 4 क्यों दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना 2 प्रोटॉन्स जो है वो डायरेक्टली FMN उठाकर यहाँ डाल देता है, तो ऐसे करके हो जाते हैं 4 प्रोटॉन्स, ठीक है। तो ये वाले 2 प्रोटॉन और यहाँ पे NADH से आए हुए 2 प्रोटॉन, ये मिलाकर कितने हो जाते हैं, 4 प्रोटॉन्स हो जाते हैं टोटल। तो ये 4 प्रोटॉन्स, अब ये 4 प्रोटॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इधर आ जाइए, कॉम्प्लेक्स 2 के पास जब आप पहुंचे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, वो इलेक्ट्रॉन्स मैंने और नीचे जाना डालना शुरू कर दिए। वो गए किसके पास, साइटोक्रोम B के पास। साइटोक्रोम B ने इस इलेक्ट्रॉन को FES को पास किया, फिर साइटोक्रोम C1 के पास आ गया मेरा इलेक्ट्रॉन। जैसे ही वो यहाँ पहुंचा, कॉम्प्लेक्स 3 ने भी प्रोटॉन्स को उठाया और किस में डाल दिया, मेरे आउटर मेम्ब्रेन वाले एरिया में। आई बात समझ में। इलेक्ट्रॉन और नीचे जाना शुरू करेगा, वहीं पे मेरा मोबाइल कैरियर एलिमेंट आ गया, विच इज यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन ने उसे पकड़ा, UbQH2 में कन्वर्ट हो गया। मीनवाइल जब आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो यहाँ पे सक्सीनेट जो है फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो गया, और उसने प्रोटॉन्स रिलीज करके किसको दे दिए, FAD को। FAD से FS हो गया, और उसके बाद फिर से पूरी प्रोसेस में यहाँ पे प्रोटॉन्स आ जाएंगे। मतलब बेसिकली थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स क्या है बेटा, थर्ड वाले में प्रोटॉन्स की एंट्री नहीं होगी। इसके बाद जब हम कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे, मतलब ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे, तो ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स में से फिर से प्रोटॉन कहाँ आ गए, मैट्रिक्स से साइटोप्लाज्म में। अब जब आप फोर्थ पे जाओगे ना बेटा, फोर्थ वाले हिस्से पे जाओगे, थोड़ा सा ऑर्डर में अरेंजमेंट समझिएगा एक बारी, देखना। फोर्थ वाले के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये मेरा फोर्थ वाला कॉम्प्लेक्स है, इसके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि ये प्रोटॉन्स को पंप करके बाहर की तरफ भेज दे। तो क्या होगा, ये प्रोटॉन्स को छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा सॉरी, और इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर वो किससे कंबाइन हो जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन से, अवेलेबल ऑक्सीजन से। जैसे ही रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से कंबाइन हो गए, मेटाबॉलिक वाटर का फॉर्मेशन हो गया, ये पानी बन गया, और जो प्रोटॉन्स थे वो प्रोटॉन्स यहाँ पे F0 F1 पार्टिकल से एंटर हो गए। तो ये F0 से एंटर हुए और F1 के अंदर, ये यहाँ पे F1 में एक एंजाइम प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज ATP सिंथेज, ठीक है। यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट है, वी कॉल इट एज ATP सिंथेज, और इस ATP सिंथेज से क्या बन जाएगा बेटा, ATP। आई बात समझ में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के बारे में डिस्कस कर चुके थे, और कौन से कॉम्प्लेक्स में क्या कंपोनेंट्स, क्या एंटिटीज़ प्रेजेंट है, वो बात हुई थी हमारी। एक बार फिर देखेंगे बेटा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, अब हम कॉम्प्लेक्सेस के रोल के साथ वो कॉम्प्लेक्सेस की पोजीशन और उनके कंपोनेंट सारी चीज़ें एक साथ क्लब कर रहे हैं। मैंने ओवरऑल बैकग्राउंड आपको दे दिया कि प्रोसेस कैसे होता है, उसके बाद मैंने कॉम्प्लेक्सेस के साथ प्रोसेस को एसोसिएट कर दिया। उसके बाद अब मैंने जो शुरू करना है वो ये कि ये कॉम्प्लेक्सेस एक के बाद एक कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, राइट। चलिए देखते हैं। ये सबसे पहला कॉम्प्लेक्स मेरे पास यहाँ पे रहेगा कॉम्प्लेक्स 1 विच इज कॉल्ड एज NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स रीजन रहेगा बच्चों।
ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस IMS लिख रही हूँ, एंड दिस इज आउटर मेम्ब्रेन स्पेस, है ना। आउटर मेम्ब्रेन के बीच में और जो इनर मेम्ब्रेन है उन दोनों के बीच में जो कंपार्टमेंट है, उस कंपार्टमेंट में ये पूरी प्रोसेस होगी। बेसिकली मुझे क्या करना है बेटा, जो अंदर की मैट्रिक्स में एसिडिक आयंस का नंबर ज़्यादा है, उन एसिडिक आयंस को पोर्ट कर करके मुझे यहाँ पे डालना है, ठीक है, ताकि अंदर का एनवायरनमेंट जो है वो बैलेंस रहे। लेकिन प्रोटॉन्स इतनी आसानी से मूव नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि प्रोटॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन्स अगर डायरेक्टली यहाँ से मूव कर गए तो हमेशा प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप्ड रहेगा और ये इम्बैलेंस भी हो सकता है। मैं ये तो परमिट नहीं कर सकती, इसीलिए हमने प्रोटॉन्स को कुछ ही चैनल्स के थ्रू क्रॉस होने दिया है, और जब प्रोटॉन्स उन चैनल्स के थ्रू क्रॉस होते हैं तब एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्रिएट होता है, और ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है मुझे एटीपी जनरेशन में मदद देने वाला है। कैसे, हम देखेंगे। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 की बात कर रही हूँ, NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है। ये क्या करेगा बेटा, कहाँ है ये NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स? मेरे पास FMN के फॉर्म में प्लस FES के फॉर्म में प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पर जो NADH ने प्रोटॉन्स रिलीज किए हैं वो प्रोटॉन्स एंटर हो जाएंगे मेम्ब्रेन के स्पेस में। NAD जो है वो फ्री हो गया, वो टुवर्ड्स मैट्रिक्स मूव कर जाएगा और सेल की अगली साइकिल में या ATP जनरेशन की अगली साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा। अब ये जो FMN है बेटा, ये FMN कंटिन्यूसली कन्वर्ट होता रहता है इनटू FMNH2, राइट। FMNH2 कह लीजिए या FMN कह लीजिए, फिर से कन्वर्ट हो जाएगा FMN में। तो ये FMN एक कंपोनेंट हो गया, FES दूसरा कंपोनेंट हो गया। इन दोनों को मिलाकर मेरा जो बनता है दैट इज कॉम्प्लेक्स 1। ये रही मेरे कॉम्प्लेक्स 1 की पोजीशन। क्या किया है बच्चों कॉम्प्लेक्स 1 ने? कॉम्प्लेक्स 1 ने प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से उठाया, उसे मेम्ब्रेन के बीच में रखा, और फिर ये प्रोटॉन FMN के पास गया। FMN ने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके FMNH2 में कन्वर्ट हो गया। FMNH2 फिर से FMN में कन्वर्ट हो जाएगा और FMN आपका नेक्स्ट साइकिल के लिए फ्री हो जाएगा, नेक्स्ट साइकिल में फिर से पार्टिसिपेट कर लेगा। नेक्स्ट, अब FES का रोल क्या है बेटा? FMN तो रिड्यूस होके इसने अपने जो प्रोटॉन्स है वो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए है ना। जब ये FMNH2 वापस से FMN में कन्वर्ट होगा तो ये क्या करने वाला है, ये प्रोटॉन्स को रिलीज कर देगा इस तरफ, मतलब आउटर मेम्ब्रेन रीजन में। सो इट इज गोइंग टू रिलीज प्रोटॉन लाइक दिस। ये 2 प्रोटॉन्स के साथ चलेगा, खेल पूरा है ना, पूरा गेम 2 प्रोटॉन्स के साथ चलेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो है, आपने जब इन प्रोटॉन्स को बाहर भेजा तो प्रोटॉन्स को बाहर भेजने के टाइम पे एनर्जी रिलीज हुई। उस एनर्जी को मैं यूटिलाइज करूंगी इन इलेक्ट्रॉन्स को पंप करने में। सॉरी, आई एम सो सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स को जब आप मूव कर रहे तो एनर्जी रिलीज होगी और वो प्रोटॉन्स को बाहर पंप करने में यूटिलाइज होंगे। आई बात समझ में? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं धीरे धीरे इनका एनर्जी लेवल कम होता जाएगा और ये डाउन द हिल मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कंपाउंड्स के पास में। तो अब मेरे पास प्रोटॉन के लिए तो FMN था, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे बेटा? FES के पास चले जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स FES के पास गए, FES ने इन इलेक्ट्रॉन्स को फाइनली यूबिक्यूनोन को पास कर दिया। आप नोटिस कर सकते हैं यूबिक्यूनोन वहाँ पे मेंशन है। यूबिक्यूनोन यूबिक्यूनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यूबिक्यूनॉन जो है दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूबिक्यूनॉल, मतलब ये कीटोन है बेटा, है ना। और ये किस में कन्वर्ट हो गया? अल्कोहल में। क्या है अल्कोहल यहाँ पे? यूबिक्यूनॉल। और यहाँ पे क्या है? यूबिक्यूनॉन। आई बात समझ में? तो एक हो गया बेटा कीटोन और दूसरा हो गया है अल्कोहल। तो क्योंकि फेरस सल्फेट प्रोटॉन से डील नहीं कर सकता बेटा, FES जो है प्रोटॉन से डील नहीं कर सकता, इट कैन ओनली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड इट कैन ओनली गिव इलेक्ट्रॉन्स। तो उसने इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया और उसने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया। किसको दिया बेटा? यूबिक्यूनॉन को दिया। जैसे ही यूबिक्यूनॉन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा वैसे ही ये क्या कर लेगा, मैट्रिक्स से एक प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन्स को खींच लेगा, है ना। वो कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से कंबाइन होकर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल विच इज यूबिक्यूनॉल, CuQH2।
अब क्या करेगा बच्चे ये, जैसे हमने पहले बात की थी कि हमारा जो FMN है वो कंटिन्यूसली FMNH2 में कन्वर्ट होता है, ऐसे ही यूबिक्यूनॉन जो है वो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करके UQH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और UQH2 फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, UQ में। तो अल्टीमेटली ये जो प्रोटॉन्स है ये यहाँ पे रिलीज हो गए, प्रोटॉन्स आपके आउटर मेम्ब्रेन की तरफ आ गए। अब क्या होगा बेटा, दिस वॉज माई मोबाइल कैरियर। FES और FMN मूव नहीं करते बेटा, एक ही जगह पे फिक्स रहेंगे, तो दे आर फिक्स्ड एट देयर प्लेस। जबकि यूबिक्यूनॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन को लेकर इधर उधर मूव करता रहेगा। तो UQ कैन मूव बट FMN FES कैन नॉट मूव। सो इट्स अ मोबाइल कैरियर, हमें याद रखना है, इस पॉइंट के बारे में हमने बात की हुई है ना। इट्स अ मोबाइल कैरियर आयन, कैरियर मॉलिक्यूल सॉरी। अब थर्ड कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धीरे धीरे पास ऑन होंगे साइटोक्रोम बी, FES एंड यूबिक्यूनॉन कॉम्प्लेक्स पे। आई एम सो सॉरी फॉर यूजिंग दिस कलर, या एंड साइटोक्रोम C1। मतलब ये मेरे पास होगा मेरा थर्ड कॉम्प्लेक्स। देख लो एक बार ध्यान से, थर्ड कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देख लो। क्या है बेटा, साइटोक्रोम C है, यूबिक्यूनॉन है, BC1 है और FES है ना। ये पूरा कॉम्प्लेक्स मेरे पास थर्ड कॉम्प्लेक्स है। दिस इज थर्ड, दिस वाज सेकंड एंड दिस इज फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। अब थर्ड कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला एक्सेप्टेड जो होगा वो साइटोक्रोम बी होगा, जो बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट है। साइटोक्रोम बी ने UQH2 से इलेक्ट्रॉन ले लिया, पैरेलली UQ ने क्या किया, प्रोटॉन्स को कहाँ डाल दिया था बेटा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में। अभी जब साइटोक्रोम बी के पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो उसने FES को दिए, FES ने इलेक्ट्रॉन्स UQ को दिए और फिर से सेम प्रोसेस होगी। UQ से क्या हो जाएगा बेटा, अब प्रोटॉन्स जो है वो एंटर होना शुरू हो जाएंगे और उन प्रोटॉन्स को हम यहाँ पे डाल देंगे। आई बात समझ में। प्रोटॉन्स तो इस तरफ आ गए, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नीचे चले गए, एंड फाइनली लास्ट में मेरे पास जो थर्ड और फोर्थ और लास्ट कॉम्प्लेक्स है वो ये है, साइटोक्रोम C A एंड A3 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स है बेटा, दिस इज द फाइनल रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स। इसे मैं रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानती हूँ। अभी मैं आपको स्लाइड्स पे भी सारी चीज़ें फटाफट दिखा दूंगी। साइटोक्रोम 1 जो कॉम्प्लेक्स था मेरे पास, दैट वाज NADH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, है ना। ये फर्स्ट वाला हमारे पास लिखा हुआ था, NADH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स या NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। 2 इज़ मोबाइल, 3 इज़ नॉर्मल। फिर यहाँ पे 3 में ना ये यूबिक्यूनॉन फिर से मोबाइल ही है ना बेटा। तो 2 मोबाइल है मेरे पास, एक यूबिक्यूनॉन 2 बार मोबाइल कंडीशन में है मेरे पास, एक बार कॉम्प्लेक्स 1 और 3 के बीच में, एक बार 3 और 4 के बीच में। आई बात समझ में। अब यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन जब फाइनली साइटोक्रोम C के पास आ गया तो साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स में। इसके पास कोई मैकेनिज्म नहीं बेटा कि ये प्रोटॉन को पंप कर दे, है ना। ऑन द कॉन्ट्ररी इसके पास एक स्पेशल आयन है विच इज कॉल्ड एज कॉपर आयन। तो ये कॉपर आयंस के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ है और प्रोटॉन्स जो अवेलेबल है ना, 2 प्रोटॉन्स लिख लेती हूँ, 2 प्रोटॉन्स जो अवेलेबल हैं ये मिलकर ऑक्सीजन को मिल जाएंगे, ये है ना। पहले ये हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को मिलता है, मतलब एटम बोल सकती हूँ मैं, है ना। और इन सभी के कंबाइन होने से मुझे क्या मिल जाएगा, मेटाबॉलिक वाटर। दिस इज माई मेटाबॉलिक वाटर विच इज प्रोड्यूस्ड। आई बात समझ में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करते जा रहे हैं और इनसे जो एनर्जी बनती जा रही है, उस एनर्जी को मैं यूज़ करूँगी प्रोटॉन्स को पंप करने में। क्यों प्रोटॉन्स को पंप करना है, सिर्फ इसलिए कि मुझे एक एनवायरनमेंट क्रिएटेड रखना है, मुझे एसिडिक एनवायरनमेंट अंदर नहीं चाहिए, राइट। और एसिडिक एनवायरनमेंट अगर अंदर रहा तो इसके कारण आपके सेल की पूरी एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो जाएगी। अब फटाफट देख लेते हैं हमारी स्लाइड के हिसाब से भी, एक बार फिर से क्विक रिविजन लेंगे। यूबिक्यूनॉन मोबाइल कैरियर है जो कि कॉम्प्लेक्स 1 और 3 के बीच में होता है और 2 और 3 के बीच में भी होता है, दैट आई डिस्कस्ड, है ना। 1-3 के बीच में यहाँ पे है और 2 और 3 के बीच में यहाँ पे है, ठीक है। आप उसे 3 और 4 भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आपने यूबिक्यूनॉन को 2 नहीं माना है तो, है ना, नहीं माना है तो वट एवर यू फील लाइक। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स 2 है विच इज सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज। सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सक्सीनेट से यूबिक्यूनॉन को पास होते हैं एंड यूबिक्यूनॉन में यहाँ पे FADH2 का रोल है जो कि यूबिक्यूनॉन को कन्वर्ट करेगा यूबिक्यूनॉल में, बात हमने अभी की हुई है।
आई बात समझ में, याद आ गया होगा। साइटोक्रोम 3 या मेरे पास जो थर्ड कॉम्प्लेक्स है वो मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है विच इज साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, है ना। ये साइटोक्रोम C आ गया मेरे पास और ये साइटोक्रोम B आ गया, बीच में FeS भी आएगा, FeS BC1 यूबिक्विनोन। 4 चीज़ों को मिला के मेरे पास कौन सा कॉम्प्लेक्स आएगा बेटा? कॉम्प्लेक्स 3। सो दैट इज माई कॉम्प्लेक्स 3। इसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स 3 है इसमें फाइनली साइटोक्रोम C से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, C को जैसे ही C ने इलेक्ट्रॉन्स को यूबिक्विनोल की तरफ दे दिया, इसका रिडक्शन हो जाएगा एंड दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन विल बी पास्ड ऑन। साइटोक्रोम C को हम मोबाइल कैरियर बोलते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के बीच में प्रेजेंट है। तो 2 मोबाइल कैरियर्स पढ़ लिए, वन इज साइटोक्रोम C एंड अनदर इज यूबिक्विनोन। तो 2 जो है वो मेरे पास मोबाइल कैरियर होंगे क्वालिटी वाइज। क्वांटिटी वाइज बोलूं बेटा तो 3 होंगे, 2 यूबिक्विनोल और 1 साइटोक्रोम C। ठीक है, तो ये मोबाइल कैरियर हो गया। साइटोक्रोम C जो है वो किसी भी मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है हमेशा, ये बीच में मूव नहीं करेगा, कभी भी आपको इधर उधर मूव करता हुआ नहीं दिखेगा। तो दोनों जगह नोटिस कर लो, इट इज कनेक्टेड विद द मेम्ब्रेन, सो इट इज नियर द मेम्ब्रेन, है ना, हमेशा मेम्ब्रेन के पास में प्रेजेंट होगा। फोर्थ कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम C या ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, जो कि फाइनली मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देगा। इसके पास कुछ यूनिट्स हैं, जैसे साइटोक्रोम A है, A3 है, उसके अलावा साइटोक्रोम C है। फाइन। साइटोक्रोम C के पास यहाँ पे अब कोई मैकेनिज्म नहीं है कि ये प्रोटॉन्स को पंप कर सके, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, किसको? ऑक्सीजन को। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किसको हो रहे हैं? ऑक्सीजन को। प्रोटॉन्स ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है ही, और इन सब से मिलके मेरे पास क्या बन गया? वाटर। दिस इज माई मेटाबॉलिक वाटर। और ये करने के लिए इधर कॉपर आयंस मदद करते हैं। इसलिए याद रखिएगा, अगर आपसे पूछें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कौन से कॉम्प्लेक्स में जो है वो कॉपर आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो यू विल मेंशन फोर्थ कॉम्प्लेक्स इज द ओनली कॉम्प्लेक्स वेयर यू विल हैव मेटालिक आयंस। और क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन को पोर्ट करने का कोई सिस्टम नहीं है, इसीलिए वहाँ पे प्रोसेस क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी, राइट, और मेटाबॉलिक वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर मैं साइटोक्रोम 4 कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करूं, तो अब जो एनर्जी फाइनली रिलीज होगी इस प्रोसेस में, जब वाटर बना है, उससे मैं ATP बना लूंगी। कैसे बनाऊंगी वो मैं अभी दिखाती हूँ। दिस इज द एंटायर समरी। यूबिक्विनोन है ना, कीटोन इज कन्वर्टेड इनटू ऑल, दैट इज अल्कोहल, यूबिक्विनोल में कन्वर्ट हो गया, ये रिडक्शन हो गया है। फिर साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स के पास जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा, है ना, C इज अ मोबाइल कैरियर। ये जाएगा और कहाँ छोड़ देगा? फोर्थ कॉम्प्लेक्स में। फोर्थ कॉम्प्लेक्स में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, और फाइनली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसको हैंड ओवर कर दिए जाएंगे? ऑक्सीजन को, एंड दैट विल रिजल्ट इन मेटाबॉलिक वाटर फॉर्मेशन। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स कई बार मेंशन होता है, लेकिन फिफ्थ कॉम्प्लेक्स और कुछ नहीं है बेटा मेरा। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स इज नथिंग बट जस्ट माई F0 F1 पार्टिकल, जो कि इस तरीके से प्रेजेंट है ना। दिस इज F1, दिस इज F0। ये मेम्ब्रेन में इस तरीके से फिक्स रहता है, ठीक है। अब बस प्रोटॉन्स को निकलने का रास्ता एकमात्र यही F0 F1 पार्टिकल है। जैसे ही प्रोटॉन इसमें घुसता है, वैसे ही ATP का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 3 बार प्रोटॉन्स निकले थे, है ना। आप याद कीजिए, ये आपकी मेम्ब्रेन थी, यहाँ पे NADH था सॉरी, ये NADH अपना प्रोटॉन्स छोड़ देगा, रिलीज कर देगा। NADH2 यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स थे सपोज, तो ये 2 प्रोटॉन्स अंदर आ गए, है ना, ये 2 यहाँ पे चले गए, और इधर से 2 प्रोटॉन्स गए थे, और इधर से 2 प्रोटॉन्स गए थे। तो अगर आप नोटिस करें तो आपने 3 बार 2-2 के ग्रुप में, मतलब 3 बार पेयर में आपने प्रोटॉन्स को पंप किया है। तो फाइनली जब ये 3 प्रोटॉन्स निकल चुके होंगे, तो आपके पास कितना ATP बन जाएगा? 3 ATP। तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स निकलेंगे ना बेटा। जब 2 प्रोटॉन्स चैनल होंगे तो ADP जो है दैट combines with Pi and it gives you ATP। आई बात समझ में? तो ऐसा कितनी बार हुआ है बेटा? ऐसा 3 बार होगा ना, क्योंकि 3 बार मैं प्रोटॉन्स को पंप कर रही हूँ, हर बार यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। तो क्योंकि 3 प्रोटॉन्स को अपन पंप कर रहे हैं, तो इसलिए अल्टीमेटली कितने ATP का फॉर्मेशन होगा आपके पास? 3 ATP। इसीलिए हम कहते हैं बेटा
1 NADH इज इक्वलेंट टू 3 ATP। आई बात समझ में? क्योंकि दो प्रोटॉन्स जब चैनल होंगे F0 F1 पार्टिकल्स में से तो उससे एक ATP बन जाएगा। ये प्रोसेस 3 बार होगी क्योंकि 3 प्रोटॉन्स पेयर में पंप किए हैं, इसलिए एक बारी में आपको एक NADH2, ये एक NADH2 यहाँ पे जब कंबाइन हुआ तो एक NADH2 से मुझे कितने प्रोटॉन कितने ATP मिल जाएंगे बेटा? 3 ATP। आई बात समझ में? So therefore oxidation of 1 NADH gives 3 ATP while 1 FADH gives 2 ATP। FADH में सिर्फ 2 बार ही प्रोटॉन मूव कर जाते हैं ना, तो उससे मतलब उसकी प्रोटॉन से ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, एक ATP मिल जाता है। फाइन, तो 2 बार 2 FADH इज इक्वलेंट टू 1 FADH इज इक्वलेंट टू 2 ATP। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन वाला रोल था ना हमारे पास कि यहाँ फाइनली ये आपका मैट्रिक्स है, अब उधर मैं उधर ही बता देती हूँ, अभी आपने यहीं पे डिस्कस किया है। ये ऑक्सीजन को देने के बाद आपके पास बचा है मेटाबॉलिक वाटर। यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स था बेटा मेरे पास? यहाँ पे साइटोक्रोम C था जो कि कनेक्टेड था और A1A3 था। ठीक है, ये वाली प्रोसेस से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं ना ऑक्सीजन को, अगर यहाँ पे कहीं तुमने साइनाइड डाल दिया है, ठीक है, A3 से जब इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं, यहाँ पे अगर तुमने साइनाइड एंटर करवा दिया है तो इस साइनाइड से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अब्जॉर्ब हो जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव ऑन नहीं होने देगा और ऐसा होने से रेस्पिरेशन तुरंत खत्म हो जाएगा, चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा। ठीक है, मतलब इट विल रिजल्ट इन डेथ। तो अगर आपने साइनाइड, इसीलिए तो बोलते हैं ना बेटा साइनाइड लेने से इमीडिएट डेथ होती है। वो क्यों होती है? वो इसी रीज़न से, क्योंकि A3 से जब इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को पास ऑन होते हैं तो वहाँ पे अगर साइनाइड आपने डाल दिया है तो साइनाइड विल ब्लॉक द पाथवे एंड दैट विल रिजल्ट इन डेथ ऑफ द इंडिविजुअल, है ना। तो ऑक्सीजन मुझे सबसे आखिरी में काम में आया है बेटा, इसलिए इसे टर्मिनल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज टर्मिनल ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मुझे सबसे लास्ट में काम में आया है यहाँ पे। फाइन, अब अगर यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है तो पूरे सिस्टम को ऑक्सीजन ही डराइव कर रही है और इसीलिए साइनाइड एक्ट्स एज अ रेस्पिरेटरी पॉइजन। सो ऑक्सीजन इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो कॉम्प्लेक्स 5 के पास दो कॉम्पोनेंट्स है बेटा, F1 F0। F1 जो है वो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये पेरिफेरल मेम्ब्रेन हो गई, और F0 जो है वो इंटीग्रल हो गया। तो यही मैंने आपको अभी समझाया था कि जब इससे हम दो प्रोटॉन्स को चैनलाइज करेंगे या दो प्रोटॉन्स को पंप इन करेंगे तो ये प्रोटॉन्स जैसे ही इससे मूव होंगे, यहाँ पे ADP कंबाइंस विथ PI इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम विच इज कॉल्ड एज ATPase, है ना, जो ATP को बनाने का काम करता है। ये दोनों ही जैसे कंबाइन हो जाएंगे, ATP क्या हो जाएगा? रिलीज। सो दिस इज व्हाट इज द फाइनल ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और इस तरीके से आपको ऑक्सीजन मिल गया, ATP मिल गया। ये प्रोसेस होने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो आपको लगेगा एरोबिक प्रोसेस में या एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट आया ही कहाँ? तो वो आया है सबसे आखिरी में। तो ऑक्सीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ओनली इन द टर्मिनल रिएक्शन, उसके पहले ऑक्सीजन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और ये ऑक्सीजन जो सबसे आखिरी में आपने यूज़ किया है यही एरोबिक रेस्पिरेशन है। आई बात समझ में? इसीलिए क्रैब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन, दिस इज द पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, रादर दिस इज ओनली एरोबिक रेस्पिरेशन। फाइन, तो ये जो पैसेज ऑफ प्रोटॉन्स हैं थ्रू दिस चैनल, दिस इज चैनल, मैंने कहा था कि प्रोटॉन्स किसी भी रैंडम जगह से नहीं मूव हो सकते बेटा, ओनली दे विल मूव फ्रॉम F0 F1 पार्टिकल। तो जब F0 F1 से ही एंट्री लेंगे तो उसी को हम बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन, या इसी को मैंने नाम दिया है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, है ना। इसको हमने नाम दिया है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मतलब ATP का फॉर्मेशन। आई बात समझ में? और किसके प्रेजेंस में ATP का फॉर्मेशन बेटा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो दो प्रोटॉन पंप इन हुए, सो 1 ATP, इससे एक इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स क्रिएट होगा विच इज कॉल्ड एज EMF, और इसी EMF के कारण जो है हमेशा साइकिल्स जो है वो कंटिन्यू रहती हैं, या प्रोटॉन्स का और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। फाइन, let us talk about a question, which of the following statement is incorrect? So during aerobic respiration, role of oxygen is limited to the terminal stage. That is true. In electron transport chain, one molecule of NADH give rise to 2 ATP molecules and 1 FADH give rise to 3, vice versa होता है। ATP synthesized through complex 4, that is true. Oxidation reduction reactions
produce proton gradient in respiration, that is also true. So the answer is 2, that is वाइस वर्सा, है ना. 1 NADPH2 से हमें 3 ATP मिलेंगे और 1 FADH2 से हमें 2 ATP मिलेंगे. So hence this is done. Fine. Let us talk about one more question. What is the role of NAD positive in cellular respiration? So is it a nucleotide source for ATP synthesis, function as an electron carrier, function as an enzyme? It is the final electron acceptor in anaerobic respiration. So the answer, I'm so sorry. Once more, just go through the options. It acts as an electron carrier. Is it true? क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्टर कंपाउंड है तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने में मदद करता है. निकोटिनामाइन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, इट इज़ द सोर्स फॉर ATP सिंथेसिस. इज इट करेक्ट? क्योंकि हम ATP मतलब इसका फुल फॉर्म ही है डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, है ना, और ATP सिंथेसिस में ऑफकोर्स मदद कर रहा है. फंक्शंस एज एन एंजाइम, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर अनएरोबिक रिएक्शन. किसी भी अनएरोबिक रिएक्शन में क्या सबसे आखिरी में हमें यही यूज होता है? तो नहीं भाई. न्यूक्लियोटाइड, इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट न्यूक्लियोटाइड, इट इज़ बेसिकली अ प्रोटॉन एक्सेप्टर कंपाउंड. न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं बेटा मेरे पास? एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन और यूरेसिल या थाइमीन, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं when they combine with sugar and phosphate. So this is finally in proton acceptor compound that helps as a electron carrier. क्योंकि जब तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना है तुम्हें NADPH की ज़रूरत पड़ने वाली है. So which of the following statement is incorrect? Glycolysis operates as long as it is supplied with NAD that can pick up hydrogen atoms. Glycolysis occurs in cytosol. Enzymes of TC are present in mitochondrial matrix. Trans-carboxylic acid cycle is Krebs cycle, है ना. Oxidative phosphorylation takes place in outer mitochondrial membrane. So is it true? Which all statements are true? So I guess all the statements are true except for the last statement, क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो इनर मेम्ब्रेन में होता है माइटोकॉन्ड्रिया की, हमने अभी देखा है, इसलिए हमें ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ATP बनने की प्रोसेस है और ATP बनता है F0 F1 पार्टिकल्स की मदद से, विच इज़ लोकेटेड इनसाइड द मेम्ब्रेन, है ना. पूरी प्रोसेस ही हमने मेम्ब्रेन के अंदर पढ़ी थी. सो दिस इज़ व्हाट इज़ द साइकिल. चलिए अब एक और आगे की चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं. फॉरगेट अबाउट कॉम्प्लेक्स 5 एंड ATP प्रोडक्शन, लेट अस फोकस ऑन ब्रेन एंड मसल सेल्स. क्या होता है बेटा? ब्रेन और मसल सेल्स में जो ग्लीसरॉल फॉस्फेट शटल है ना, दैट इज ऑपरेटिव. रीज़न क्या है बेटा? हमारे ब्रेन और मसल सेल्स के अंदर या न्यूरल सेल्स के अंदर जो है ATP का सिंथेसिस कुछ अलग तरीके से होता है. टोटल 36 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, है ना. और जो पाथवे फॉलो होता है वो ये फॉलो होता है. आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको मेजरली मुझे ये बताना था कि यहाँ पे भी जो मैट्रिक्स है वहीं पे प्रोसेस होगी. ग्लीसरॉल जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. मतलब डाई हैप का सोर्स क्या होगा? ग्लीसरॉल एंड नॉट द ग्लूकोज, ठीक है. और इस दौरान FAD कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में, मतलब डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस हो जाएगी. एंजाइम रिक्वायर्ड वुड बी डिहाइड्रोजनेज. इस पाथवे को अगर फॉलो करते हैं तो टोटल 36 ATP मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है ना. तो यू नीड टू रिमेंबर दिस. तो यहाँ पे एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से 36 ATP मॉलिक्यूल मिलते हैं एंड ग्लीसरॉल कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस, ठीक है. ग्लीसरॉल डाईहैप में कन्वर्ट हो सकता है. 2 NADH2 2 FADH2 इज इक्वल टू 4 ATP. कैसे हो गया? 2 NADH2 बराबर 2 FADH2 और 1 FADH2 बराबर 2 ATP, तो हो गए 4 ATP. सो 2 FADH2 इज इक्वल्स टू, अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट हैज़ टू बी 8 ATP. यूनिट के लिए चल रहा है, एक के लिए चल रहा है, तो इट वुड बी 4 ATP. फाइन. दूसरा हमारे पास होता है बेटा HLK में, ये भी बात की हुई थी मैंने, इफ़ यू रिमेंबर. HLK इज हार्ट लिवर किडनी. जहाँ पे जो शटल चलता है दैट इज मेलेट एस्पार्टेट शटल. यहाँ पे टोटल जो ATP का फॉर्मेशन होता है दैट इज 38 ATP मॉलिक्यूल्स इन ऑल. टोटल यू विल गेट 38 ATP मॉलिक्यूल्स. यहाँ पे क्या होगा बेटा? एस्पार्टिक एसिड जो है वो मैट्रिक्स से यहाँ तक पंप होगा साइटोप्लाज्म तक.
साइटोप्लाज्म में एस्पार्टिक एसिड कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में और यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन की रिएक्शन हो जाती है, दैट इज NADH2 इज कन्वर्टेड इनटू NAD और फिर फाइनली यहाँ किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये मेलेट में। तो एस्पार्टिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू मेलेट, ये मेलेट मैट्रिक्स में आता है, फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर एस्पार्टिक एसिड में और फिर से साइटोप्लाज्म में। तो दो जगह चलती रहती है साइकिल, इसलिए इसको शटल बोलते हैं, राइट क्योंकि सॉरी क्योंकि थोड़ी प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में भी चल रही है और थोड़ी प्रोसेस जो है वो मैट्रिक्स में भी चल रही है, इसलिए वी कॉल इट एज मेलेट एस्पार्टेट शटल, क्योंकि मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो रोटेट होता रहता है और इस दौरान जो टोटल ATP बनता है बेटा वो होता है 38 ATP। तो यहाँ पे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से ओवरऑल जो ATP जनरेट होता है दैट इज 38। फाइन। हार्ट नॉनस्टॉप काम करता है, लंग्स नॉनस्टॉप काम करते हैं और किडनी भी दिन भर काम करती है। तो ये तीन जगहों पे क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा है कंपैरेटिवली, इसलिए इन तीन जगहों पे शटल जो है वो नॉनस्टॉप चलती है। यू गेट इनफ सप्लाई और मोर सप्लाई ऑफ ATP।